नमस्कार, मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में मल्टीप्लायर की चर्चा की थी, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे अपने आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे गुणक की प्रमुख मान्यताएं या अजम्पशंस ऑफ मल्टीप्लायर। तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिसके ऊपर ये गुणक का सिद्धांत टिका हुआ है। और मान्यताएं होती हैं, जहाँ अजम्पशंस होती हैं, वो कोई भी सिद्धांत है उसकी नींव का काम करती हैं। तो इनका पूरा होना पर ही कोई भी नियम काम करता है। अगर इनमें से एक भी मान्यता नहीं पूरी होती तो अपना जो नियम है वो फेल हो जाता है। तो गुण की कौन कौन सी मान्यताएं हैं उसके बारे में आज अपने चर्चा करते हैं। कीन्स का गुणक सिद्धांत कई मान्यताओं पर आधारित है जो उसके कार्यकाल को परिसीमित करती हैं। प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहली कौन सी है? अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की अवस्था जो पूर्ण रोजगार से कम की अवस्था का द्योतक है। अतः स्वायत्त निवेश बढ़ने पर उत्पादन, आय, उपभोग तथा रोजगार में वृद्धि होती है। तो गुणक का जो सिद्धांत है वो इस मान्यता पर टिका हुआ है कि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार है, पूर्ण रोजगार नहीं है। अल्प रोजगार पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही अपना निवेश बढ़ेगा तो उसके कारण उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा और अपने पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होंगे। अगर मान लो पूर्ण रोजगार की मान्यता होती है तो पूर्ण रोजगार में तो आप निवेश बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी आपने एक पूर्ण रोजगार की स्थिति अचीव कर रखी है। तो इस नियम को लागू होने के लिए ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं है। दूसरी मान्यता है अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें विदेशी प्रभाव का अभाव है। तो बंद एक होती है भी बंद अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उस देश का किसी दूसरे देश के साथ कोई लेन देन नहीं है, ना वो आयात करता है ना निर्यात करता है, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करता है। और ओपन अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि उस देश का किसी देश के साथ वो निर्यात भी करता है और उससे आयात भी करता है। तो गुणक का जो सिद्धांत है वो इस पर टिका हुआ है कि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, वो खुली अर्थव्यवस्था नहीं है। तीसरी मान्यता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। भी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर है, चाहे वो 0.5 है तो वो उस पर ही स्थिर रहेगी। और कीमतें भी बदलती नहीं हैं, वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें भी स्थिर रहती हैं। चौथी मान्यता है अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तथा उपभोग का त्वरित प्रभाव, एक्सीलरेशन इफेक्ट ऑफ कंजप्शन छोड़ दिया गया है। तो अपने इसमें जो गुणक में इस जो चर्चा कर रहे हैं अपने इसमें लेते हैं सिर्फ स्वायत्त निवेश को, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा की थी। तो अपने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही लेते हैं। इंड्यूस्ड जो प्रेरित निवेश है उसकी बात इसमें नहीं करते हैं। इसी प्रकार एक गुणक है, उसी प्रकार एक त्वरित प्रभाव है। त्वरित क्या होता है? उपभोग में परिवर्तन होने पर निवेश में कितना परिवर्तन होता है उसको अपने स्थिर मानते हैं। फिर उपभोग चालू आय का फलन है, अतः आय और उपभोग में समय अंतराल को छोड़ दिया गया है। चालू आय मतलब करंट इनकम, एक होती है परमानेंट इनकम। तो जो गुणक में अपने लेते हैं उसमें अपने करंट इनकम की बात करते हैं, जो वर्तमान की आपकी आय है उसी को लेके चलते हैं। अपने परमानेंट इनकम या उसको नहीं लेते, करंट इनकम को ही इसमें मेंशन करते हैं। छठा है अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा उत्पादन साधनों की पूर्ति सदैव उपलब्ध रहती है ताकि निवेश में वृद्धि होने पर बड़ी साधन मांग पूरी हो जाती है। हाँ भाई, अपना जो गुणक है, गुणक ये कहता है भी निवेश में वृद्धि होने पर आय में कितनी वृद्धि होती है। पर निवेश में आप वृद्धि करना चाहते हो तो निवेश करने के लिए आपको उत्पादन के साधन जैसे श्रम है, पूंजी है, कोई मशीनरी है, वो होना जरूरी है। उत्पादन के साधन होना जरूरी है। भी आप निवेश पैसा तो है पर आपको अगर 8%
उत्पादन के साधन ही नहीं है तो आप निवेश कैसे करोगे। फिर आपने अगर निवेश कर दिया, आपकी आय भी बढ़ गई, तो आय बढ़ने के कारण आप बाजार में कोई उपभोग की वस्तुएं तभी खरीदोगे अगर उपभोग की वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। तो इसकी ये भी है कि उपभोग की वस्तुएं और उत्पादन के साधन ये मार्केट में होना जरूरी है। सातवां, गुणक प्रक्रिया में समय अंतराल, टाइम लैग नहीं होता, अतः स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तत्काल आय में परिवर्तन उत्पन्न करता है। भी समय अंतराल का मतलब है टाइम लैग, भी निवेश बढ़ने पर आय जो बढ़ेगी वो तुरंत बढ़ेगी। ऐसा नहीं है भी स्वायत्त निवेश आज किया है या इन्वेस्टमेंट आपने आज किया है और आय बढ़ने में कुछ टाइम लगे, टाइम लैग यहाँ नहीं है। आपने इधर निवेश बढ़ाया, आपकी आय भी हाथों हाथ बढ़ गई, ये इसकी मान्यता है। फिर 8वीं मान्यता है, अर्थव्यवस्था में उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है, एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है भाई, भी जो भी उद्योग कोई भी वस्तु को बना रहा है तो अपनी वो इतनी क्षमता रखता है भी अगर वो आज 300 इकाइयाँ प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है तो उसकी क्षमता मान लो 350 है, पर वो 50 इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता रखता है। भी कोई ना कोई कारण से अगर बाजार में मांग बढ़ जाती है तो वो अपना उत्पादन बढ़ा सके, मतलब वो अपनी पूर्ण जो कैपेसिटी है वहाँ तक उत्पादन ना करके उससे थोड़ा कम करता है। तो और जो उत्पादन कर रहा है और जो उसकी कुल उत्पादन करने की क्षमता है, इन दोनों का जो गैप है उसी को अपने बोलते हैं अतिरिक्त क्षमता। तो गुण का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी लागू होगा जब उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता है। कहने का मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपकी आय भी बढ़ गई, पर आय तो बढ़ गई, अब भोग की वस्तुएं तो है ही नहीं बाजार में, तो आपका नियम फैल हो गया। तो ये इसमें ये है अतिरिक्त क्षमता है। जैसे ही आपकी आय बढ़ी तो उद्योगों में इतनी गुंजाइश है कि वो अपना उत्पादन भी उस मांग के अनुसार बढ़ा सकते हैं। फिर अभी 9वां, कुल निवेश में निवल वृद्धि होने पर ही गुणक प्रक्रिया कार्य करती है। अगर नए स्वायत्त निवेश के तुल्य ही कुल निवेश में अपनिवेश हो जाए तो आय में गुणक की क्रिया नहीं होगी। हाँ भी, निवल निवेश मतलब नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। भी अगर आपने कोई अपने प्लांट में हर साल मतलब पहले आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इस साल आपने कर दिया 50,000 का, तो 5,50,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं है भी 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट तो किया पर उसकी टूट फूट में सुधार में उसमें किया तो कुल इन्वेस्टमेंट में तो कोई फर्क ही नहीं आया। मतलब पहले 5 लाख था तो अब 5,50,000 होना चाहिए। ये नहीं है पिछले टूट फूट होने के कारण 4.5 लाख हो रखा था और आपने 5 लाख वापस कर दिया, ये नहीं। नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। 10वां है, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था में गुण की प्रक्रिया लागू होती है, अन्य अर्थव्यवस्थाओं में यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। एक तो आपको पता है जो अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोई कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, कोई आपको पता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था होती है। जो औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो ज़्यादातर विकसित देश होते हैं, जैसे USA है, जर्मनी है, जापान है, चाइना भी हो गया। और जो पिछड़े देश हैं वो थोड़े से कृषि पर डिपेंड करते हैं। तो ये गुणक का नियम वहीं लागू होता है जहाँ पर औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान देशों में ये कॉन्सेप्ट उतना काम नहीं करता। फिर 11वां है, गुणक में रिसाव की अनुपस्थिति की मान्यता भी महत्वपूर्ण है। अगर रिसाव हुए तो गुणक की प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। ये लीकेज हैं, जो रिसाव हैं वो भी अपने चर्चा कर रहे हैं, तो ये रिसाव नहीं होने चाहिए। अगर ये रिसाव हुए तो गुण का आपका काम नहीं करता। तो कौन कौन से रिसाव हैं उनकी चर्चा अपने करते हैं। गुण के रिसाव अथवा क्षरण, लीकेज इन मल्टीप्लायर। भी कई बार गुण पूरी तरह से पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता। आपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया पर इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण आय नहीं बढ़ती। तो क्यों नहीं बढ़ती, उसमें कई रिसाव हो जाते हैं। वो कौन कौन से रिसाव हैं उनकी अपने अब बात करते हैं। यदि गुण की प्रक्रिया में रिसावों के अभाव की मान्यता है, पर व्यवहार में हम देखते हैं कि ये रिसाव आय में वृद्धि की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर गुण को कम कर देते हैं। रिसावों के कारण नए निवेशों के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है और गुण का प्रभाव दुर्बल हो जाता है और अंततः आय वृद्धि की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
गुणक के प्रमुख रिसाव इस प्रकार हैं। कौन कौन से रिसाव हैं? अभी पहला है बचतों में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग। अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक का मूल्य उतना ही कम होने से आय में वृद्धि की मात्रा उतनी ही कम होगी। जबकि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणक का आकार उतना ही अधिक होगा, आय में वृद्धि की मात्रा भी अधिक होगी। उदाहरणार्थ एमपीएस 1/10 होने पर गुणक 10 होगा, जबकि एमपीएस 1/3 होने पर गुणक 3 ही होगा। हाँ भी, बचतों में वृद्धि होने के कारण गुणक कम काम करता है, तो क्या कारण है? तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, एक होती है एमपीसी और एक होती है एमपीएस, इन दोनों का योग होता है 1। तो एमपीसी जिसको बोलते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उसके साथ तो होता है आपका गुणक का सीधा संबंध, और जो आपकी होती है एमपीएस उपभोग की बचत की सीमांत प्रवृत्ति, उसके साथ होता है गुणक का उल्टा संबंध। तो आपकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है तो आपका गुणक ज़्यादा होगा, आपकी आय ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी ओर अगर अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत प्रवृत्ति ज़्यादा है तो गुणक काम नहीं करेगा, ये रिसाव का काम करेगी। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के कारण आपकी जो उत्पादन बढ़ा है, तो वो आगे खरीदना भी ज़रूरी है, उसकी मांग होना भी ज़रूरी है। अगर बाज़ार में मांग ही नहीं होगी तो वो गुणक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, गुणक आगे काम ही नहीं कर पाएगा। अगर मांग होगी तभी कीमतें ऊपर आएंगी, कीमतें ऊपर आएंगी तो जो व्यापारी हैं या उत्पादक हैं उनको एक इंसेंटिव मिलेगा और अधिक उत्पादन करने का। तो वो एक जो चक्कर चलता है, वो चक्कर कैसे चलेगा? वो अगर आपकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, अगर बचत लोग करने लग गए तो मांग ही नहीं करेंगे, मांग ही नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, बाजार में वस्तुएं और सेवाएं बिकेंगी नहीं तो एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाएगा, तो वो अपना गुणक वहीं काम बंद हो जाएगा। तो गुणक तभी ज़्यादा होगा अगर बचत की सीमांत प्रवृत्ति कम होगी। दूसरा है विशुद्ध आयातों में वृद्धि, इंक्रीज इन नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स का क्या मतलब होता है भाई? ये आपका अंतर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर। आप जो वस्तुएं बाहर बेचते हो उसको अपने बोलते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात, और कोई देश बाहर से खरीदता है वस्तुएं उसको बोलते हैं आयात। तो इन दोनों का जो अंतर है उसको बोलेंगे नेट इंपोर्ट्स। अगर देश में बढ़ी हुई आय का अधिक भाग आयातों की वित्त व्यवस्था में व्यय किया जाता है तो देश में व्यय के लिए उपलब्ध आय घटेगी, जिससे गुणक का मूल्य घटेगा और आय में वृद्धि कम होगी। दूसरे शब्दों में विदेशों से आयातों पर बढ़ता व्यय गुणक में सबसे महत्वपूर्ण रिसाव है। हाँ भी, अगर आप ज़्यादा कोई भी देश आयात करता है, वस्तुएं बाहर से मंगवाता है, तो आपकी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा पोर्शन बाहर के देशों में चला जाएगा, क्योंकि आपने वस्तुएं खरीदी हैं तो बाहर पैसा चला जाएगा और अपना गुणक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर जितना कम आयात होंगे, अपना गुणक या कम होंगे या शून्य होंगे, उतना ही गुणक अच्छा काम करेगा। तीसरे, ऋण विलोपन, डेब्ट कैंसिलेशन। देश में बढ़ी हुई आय का जितना अधिक भाग उपभोग पर व्यय होने के बजाय बैंकों अथवा सरकारी ऋणों के चुकाने में काम आएगा, तो गुणक का मूल्य उतना ही घटने से या आय प्रवाह में रिसाव को जन्म देगा। इसी प्रकार अगर बढ़ी हुई आय का बड़ा भाग अन्य ऋणदाताओं को पुराने ऋणों के भुगतान व विलोपन के लिए काम में आता है और वे ऋणदाता उसे संग्रह कर लेते हैं, तो गुणक प्रक्रिया में रुकावट से गुणक में कमी आएगी। हाँ भी, अगर आप अपनी आय बढ़ी आय को अगर तो आप वस्तुएं वगैरह खरीदते हो, सेवाएं खरीदते हो, तो गुणक काम करेगा। अगर आपने बढ़ी हुई आय का पुराने कर्जे चुकाने में कर दिया व्यय, तो आपका गुणक काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपने कर्जे वगैरह चुकाने लग गए तो आप सीधी सी बात है, आगे व्यय करोगे नहीं, खर्च नहीं करोगे तो मांग बढ़ेगी नहीं, मांग नहीं बढ़ेगी तो कीमतें ऊपर आएंगी नहीं, कीमतें ऊपर नहीं आएंगी तो उत्पादन को इंसेंटिव नहीं मिलेगा और उत्पादन करने का, तो अपना गुणक धीमा हो जाएगा या काम नहीं कर पाएगा। चौथा है प्रबल तरलता पसंदगी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अर्थव्यवस्था में लोगों में तरलता पसंदगी की प्रवृत्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही गुणक रिसाव अधिक होगा, क्योंकि लोगों में लेन देन व सट्टा उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय नकद कोषों की बढ़ती मांग गुणक में रिसाव उत्पन्न करेगी। आइडल कैश बैलेंसेस।
हाँ भी, अगर लोगों के में तरलता पसंद की अधिक है तो सीधी सी बात है, लोग अपनी आय का अधिक भाग अपने पास कर रखेंगे नकद में घर पर, वो खर्च नहीं करेंगे। अब खर्च ही नहीं करेंगे तो अपनी एमपीसी सीधी सी बात है डाउन आ जाएगी और मांग कम होगी, उपभोग मांग कम होगी तो अपना गुणक काम नहीं कर पाएगा। भी लोग अगर ज़्यादा खर्च करने के इच्छुक हों, पैसा बाजार में ज़्यादा खर्च करेंगे तो अपना एमपीसी उपभोग की समान प्रवृत्ति अधिक होगी और अपना गुणक अधिक होगा। और अगर लोगों के पास तरलता पसंद की भी नकद में अपने पास खुद रखना चाहते हैं, वो खर्च करना नहीं चाहते कहीं पर भी, तो अपना गुणक काम नहीं करेगा। फिर अभी बैंकों में निष्क्रिय बैंक जमाओं में वृद्धि, इंक्रीज इन आइडल बैंक डिपॉजिट्स। देश में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्राप्त जमाओं का जितना अधिक भाग निष्क्रिय निक्षेपों के रूप में अप्रयुक्त अनयूटिलाइज्ड रहेगा, उतना ही गुणक रिसाव अधिक होने से आय वृद्धि की गति धीमी होगी। भी अगर बैंक अपने पास लोगों से धन तो जमा कर लेते हैं पर आगे वो किसी को लोन वगैरह देते नहीं हैं, तो उसके कारण अपना गुण काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर बैंकों के पास आइडल पड़ा है, डिपॉजिट निष्क्रिय पड़ा है, तो सीधी सी बात है, अगर वो लोन किसी को देंगे नहीं, लोन नहीं देंगे तो कोई आगे निवेश नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो मांग वगैरह नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर बैंकों के पास निष्क्रिय जमाएं पड़ी हैं तो वो गुणक अपना कम होगा, और जितनी बैंकों के पास निष्क्रिय जमाएं कम होंगी अपना गुणक उतना ही अधिक काम करेगा। पुराने स्टॉक तथा प्रतिभूतियों का क्रय, परचेज ऑफ ओल्ड स्टॉक एंड सिक्योरिटीज। देश में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का जितना अधिक भाग पुराने स्टॉक तथा प्रतिभूतियों पर व्यय करेंगे, निवल निवेश में वृद्धि कम होने से गुण का मूल्य घटेगा और आय प्रवाह में रिसाव का कारण बनेगा। हाँ भी, एक तो आप नया निवेश करते हो, कोई नया प्लांट लगाते हो, उसके कारण तो होगा अपना गुण का काम करेगा, आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपने नए किसी प्लांट में इन्वेस्टमेंट ना करके पुरानी कोई स्टॉक है, प्रतिभूतियाँ, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद ली, तो वो निवेश नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे निवल निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई। अगर निवल निवेश में वृद्धि नहीं हुई तो आपकी आय भी नहीं बढ़ेगी। माल की अतिरिक्त स्टॉक वृद्धि, एक्सेस स्टॉक्स। जब उत्पादक तथा व्यापारी अपनी बढ़ी हुई आय का अधिकाधिक भाग माल के स्टॉक में वृद्धि पर व्यय करते हैं तो भोग कम होता है, उससे गुणक प्रक्रिया में बाधा आती है और आय वृद्धि में रिसाव का कारण बढ़ता है। हाँ भी, अगर आपके पास पहले से ही वस्तुओं का स्टॉक पड़ा है, अब स्टॉक पड़ा है तो गुण काम कम करेगा। जैसे किसी की आय बढ़ी, उसने आय बढ़ी से बाजार में मांग की वस्तुओं की, तो बाजार में मांग की तो पहले का जो आइडल स्टॉक पड़ा है आपने वो खरीद लिया, तो उत्पादक नया उत्पादन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पहले का स्टॉक पड़ा है। अब पहले का स्टॉक पड़ा है तो वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा, तो उसके कारण गुण का आपका काम नहीं करेगा। आपकी इधर उपभोग की मांग बढ़ी तो वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, ना कि पहले वाला स्टॉक ही वो निकालता रहे, नहीं, नया उत्पादन करे तब गुण काम करेगा। अब है कीमत स्फीति, प्राइस इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं तो भोग वस्तुएं महंगी हो जाने से उन पर बढ़े हुए भोग व्यय के बावजूद वास्तविक भोग मात्रा घट जाती है, आय की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार कीमत स्फीति बढ़ी हुई आय को ऊंची कीमतों में बिखेर कर गुण प्रभाव को घटाकर रिसाव कर देती है। मैंने आपको पहले मान्यता बताई थी, अपनों ने मेंशन की है भी एमपीसी और कीमतें स्थिर रहती हैं। हाँ भी, अगर आपकी कीमतें बढ़ गई तो कीमतें बढ़ने के कारण आपकी जैसे ही आय बढ़ी तो आप कीमतें बढ़ने के कारण वो ही वस्तुएं खरीदोगे, नई वस्तुएं तो खरीद नहीं पाओगे। तो एक प्रकार से आपका उपभोग व्यय तो बढ़ गया पर वस्तुओं की मांग उतनी की उतनी रही, क्योंकि अब कीमतें महंगी होने के कारण आप वस्तुएं उतनी ही खरीदोगे। आपका व्यय बढ़ा पर वो वस्तुओं की कीमत जो मात्रा है जो आप खरीद रहे हो वो उतनी की उतनी है। तो कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। अगर कीमतों में फ्लक्चुएशन आता है तो आपका गुण का प्रभावित होता है। कीमतें स्थिर रहेंगी तो गुण का अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में नए चर्चा करेंगे किसी भी टॉपिक पर। धन्यवाद।